रात के तकरीबन 8 बजे एक अमीर आदमी गाड़ी से अपने घर जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में उसे बेहद ही खूबसूरत लड़की रोड किनारे खड़ी हुई दिखाई देती है। अब जैसे इस जगह पर वह सेठ इस लड़की को देखता है तो बड़ा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वह यहाँ से रोज आया जाया करता है, लेकिन यहाँ पर उसने आज से पहले कभी भी ऐसे लड़की को नहीं देखा है। और उसके बाद यहाँ पर जैसे वो उस गाड़ी को उसे क्रॉस करने वाला होता है, तभी वह लड़की हाथ जोड़कर गाड़ी रोकने का इशारा करने लगती है। इसके बाद जो सेठ होता है उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि उस सेठ की पूरी रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह से छिन जाता है। कौन थी वह लड़की और ऐसा क्या हुआ था जो उस लड़की को गाड़ी में बैठाने की वजह से उस सेठ की रात की नींद और दिन का चैन छिन गया था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के अलवर के अंदर एक राजू नाम का व्यापारी रहा करता है, जो कि अच्छा खासा पैसा कमाया करता है, क्योंकि उसने एक होलसेल की प्लाईवुड की दुकान खोल रखी है। उस पर उसके नीचे कम से कम 30 से 35 वर्कर काम किया करते हैं और वह अच्छी तरह से अपने बिजनेस को चला रहा है। जहां पर उसकी दुकान है वहां से उसके घर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर दूर है और वह रोज अपनी गाड़ी से आया जाया करता है। उसी की दुकान पर एक नीरज नाम का व्यक्ति भी काम किया करता है और नीरज और राजू की काफी अच्छी खासी पटा करती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नीरज एक बात नोटिस करता है कि जो सेठ जी हैं वो काफी ज्यादा उदास और परेशान हैं और उन्हें देखने से लग रहा है कि उन्हें कोई बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इसके बाद यहाँ पर जो नीरज होता है वह सेठ जी से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सेठ उससे कोई भी बात नहीं करता है और कहने लगता है कि तुम अपना काम करो और तुम्हें मुझसे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। अब आज तक सेठ ने ऐसी बातें कभी भी नीरज से नहीं कही थी, क्योंकि उन दोनों के काफी अच्छे रिलेशन थे और वो दोनों एक दूसरे से अपने मन की बातें कर लिया करते थे। अब इसके बाद नीरज को यह बात बुरी लग जाती है और उसके बाद वो सेठ को उसके हाल पर छोड़ देता है। लेकिन धीरे धीरे 10 से 15 दिन और बीत जाते हैं और अभी तक भी जो सेठ की हालत थी वो ऐसी ही थी। वह ना तो ज्यादा किसी से बात किया करते और ना ही ज्यादा धंधे पर गौर दिया करते, वह तो अपनी ही दुनिया में खोए रहा करते। और जब इस बात के बारे में सेठ के घर वाले पूछते हैं तो वह अपने घर वालों को भी कुछ भी नहीं बताता है और चुपचाप सा रहने लगता है। लेकिन धीरे धीरे इस बात का असर सेठ की तबीयत पर पड़ने लगता है और उसके बाद जो नीरज होता है जब वह ये बात देखता है तो एक दिन शाम के समय जब दुकान को बढ़ाने का समय हो जाता है, उसी दौरान जो नीरज होता है वह सेठ से बात करने लगता है, क्योंकि वह पहले भी उससे अच्छे से बात किया करता था, लेकिन जब से ये बातें हुई हैं तो वह उससे बात नहीं कर रहा है। इन बातों को करने के लिए यहाँ पर जो नीरज होता है वह कहने लगता है कि सेठ जी क्या परेशानी है आपको? कोई ना कोई बात तो होगी जिस बात को आप मुझसे छुपा रहे हो, क्या हो गया ऐसा? इसके बाद सेठ फिर से मना करता है, लेकिन यहाँ पर जो नीरज होता है वह फिलहाल अपनी कसम चढ़ा देता है और कहने लगता है कि फिर भी अगर आपने मुझे नहीं बताया तो आज के बाद मैं इस दुकान पर काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझसे आपकी ये हालत नहीं देखी जाती। अब इस बात को सुनने के बाद जो राजू सेठ होता है एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। जब नीरज इस बात को देखता है तो वह एकदम से सेठ जी को संभालता है और पूछने लगता है कि सेठ जी क्या बात हो गई? तो यहाँ पर जो राजू सेठ होता है वो कहने लगता है कि भाई क्या बताऊं, समस्या ही इतनी बड़ी है कि मेरा तो मन करता है कि अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूं। अब यह बात सुनते ही जो नीरज होता है उसे मामले की गंभीरता के बारे में पता चलता है और उसके बाद एकदम से वह सेठ के पास बैठ जाता है और सबसे पहले उसे रिलैक्स फील कराता है। कहता है कि सेठ जी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसे ख्याल तो अपने दिमाग में रखने ही नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, क्योंकि गलती चाहे कितनी ही बड़ी हो हर गलती का समाधान होता है, लेकिन एक बार अगर इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उसके बाद उसे दोबारा से कहीं से भी नहीं लाया जा सकता। काफी देर तक वह सेठ को समझाता है और समझाने के बाद जो सेठ होता है वह भी समझ जाता है। इसके बाद जब राजू पूछता है कि बताओ क्या समस्या है, शायद हो सकता है आपकी समस्या का समाधान मैं कर दूं, तो इसके बाद जो सेठ होता है पहले तो दुकान के कैमरे बंद करता है और कैमरे बंद करने के बाद यहां पर राजू को वो बात बताने लगता है। वह बताता है कि आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले मैं जब दुकान बंद करके बड़ा ही खुश होकर अपने घर जा रहा था और उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे भी था, तो मैं अपनी बेटी के लिए गिफ्ट लेकर जा रहा था और सोच रहा था कि बेटी को गिफ्ट मिलेगा तो वो बड़ी खुश हो जाएगी। इसके बाद जैसे मैं जा रहा था तो रास्ते में अचानक से एक जगह मुझे एक लड़की मिलती है, जो लड़की एकदम से गाड़ी को देखकर हाथ जोड़ जोड़कर गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। अब इस बात को देखकर मैं अपनी गाड़ी को पहले तो यह सोचता हूं कि वहां से निकाल लेता हूं, लेकिन उस लड़की काफी ज्यादा लाचार दिखाई दे रही थी और रात भी काफी ज्यादा हो गई थी, तो मैंने उसकी मदद के लिए वहां पर गाड़ी रोक दी। और जैसे मैं गाड़ी रोकता हूं तो उसके बाद वह लड़की मेरी खिड़की पर आ जाती है और कहने लगती है कि सर मुझे बहुत जरूरी काम है और आप कृपया मुझे लिफ्ट दे दीजिए। काफी देर से मैं यहां पर वेट कर रही हूं, लेकिन मुझे कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा है। यहां तक मैं अपनी गाड़ी से आ गई, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई है और ड्राइवर गाड़ी को बनवाने के लिए चला गया है। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो राजू सेठ होता है
है, उसकी समस्या को समझता है और समझने के बाद उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। इसके बाद यहाँ पर राजू सेठ और उस लड़की के आपस में बातें होती हैं और बातों के दौरान राजू सेठ को पता चलता है कि इस लड़की का नाम निहारिका है और एक हॉस्पिटल में काम किया करती है। इसके बाद यहाँ पर दोनों में और भी ज्यादा बातें होती हैं। राजू सेठ बताता है कि मेरी बेटी का बर्थडे है और मैं अपनी बेटी के लिए गिफ्ट लेकर जा रहा हूं। इसके बाद निहारिका उसके घर परिवार के बारे में पूछती है और ढेर सारी बातें दोनों एक दूसरे से करते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर निहारिका की मंजिल आ जाती है तो उसके बाद वह गाड़ी रोकने के लिए कहती है और उतरते समय यहाँ पर जो राजू होता है उसे अपना नंबर देने लगती है। कहती है कि आप मेरा नंबर लिख लो, अगर कभी भी आपको हॉस्पिटल की इमरजेंसी हो तो आप मेरे को फोन कर लेना, क्योंकि उस समय पर मैं आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकती हूँ। अब राजू को भी यह बात सही लगती है, वह सोचने लगता है कि सही कह रही है, अगर हॉस्पिटल में हमारा कोई जानने वाला होगा तो जल्दी से नंबर आ जाएगा और बहुत जल्दी काम हो जाएगा। इसी बात को सोचकर जो राजू सेठ होता है वो निहारिका का नंबर ले लेता है और अपने फोन में उस नंबर को उसने सेव कर लिया था। इसके बाद राजू सेठ अपने घर चला जाता है, अपनी बेटी का जन्मदिन मनाता है और बड़ा ही अच्छा समय अपनी फैमिली के साथ बिताता है। धीरे धीरे इन बातों को 3 दिन बीत जाते हैं और 3 दिन बाद अचानक से जो राजू सेठ होता है उसका मन करता है निहारिका से बात करने का, क्योंकि उसकी मीठी मीठी बातें अब तक भी उसके कान में गूंज रही हैं और वह उसकी आवाज को दोबारा से सुनना चाहता है। तो इसी वजह से जो राजू सेठ होता है एक साथ जब दुकान से वापस लौट रहा था तो उसके बाद निहारिका के पास फोन मिला देता है और जैसे निहारिका के पास राजू सेठ का फोन जाता है तो उसके बाद वो कहने लगती है कि कहिए सर, क्या परेशानी हो गई आपको, क्या आप हॉस्पिटल आ रहे हो? लेकिन तभी राजू सेठ कहता है अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे आपकी याद आ रही थी तो इसी वजह से मैं आपसे बातचीत करने लगा। मैंने सोचा कि वो मीठी आवाज दोबारा से सुनी जाए। अब इस बात को सुनकर निहारिका थोड़ी देर तक तो चुपचाप रहती है, लेकिन उसके बाद एकदम से हंसने लगती है और कहने लगती है कि सर आप भी बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। लेकिन तभी यहाँ पर जो राजू सेठ होता है उसे अपना नाम बताता है और कहने लगता है कि मैं सर्वर नहीं हूं और मेरा नाम राजू है, आप मुझे राजू कहकर पुकारोगे तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा। इसके बाद दोनों की काफी देर तक बातें होती हैं और धीरे धीरे जो राजू सेठ होता है वह अपने घर के पास तो पहुंच जाता है, लेकिन घर से थोड़ी दूर गाड़ी को बंद कर लेता है और गाड़ी में बैठा बैठा निहारिका से तकरीबन 1 घंटे तक बात करता है। अब यहाँ पर काफी देर बात करने के बाद जो निहारिका होती है वह अपनी तरफ से फोन काटती है और कहती है कि मुझे अभी जाना होगा, डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, शायद कोई पेशेंट आया है। ऐसा कहकर निहारिका फोन काट देती है और उसके बाद ही जो राजू सेठ होता है वह अपने घर जाता है। यानी कि यहाँ पर बात करने के दौरान ये स्पष्ट महसूस हो रहा था कि जो राजू सेठ है वह निहारिका से प्यार कर बैठा है और उसके साथ अपने रिश्ते को कुछ आगे बढ़ाना चाहता है। इसके बाद यहाँ पर जो राजू सेठ होता है वह निहारिका से रोज रोज बातें किया करता और निहारिका भी हंस हंसकर उससे बातें करने लगती है। धीरे धीरे उनको बातें करते हुए लगभग 5 से 7 दिन बीतते हैं और 5 से 7 दिन बाद यहाँ पर जो राजू सेठ होता है वह उससे मिलने के लिए बोलने लगता है। अब निहारिका पहले तो टाल मटोल करती है, लेकिन जब राजू सेठ लगातार बार बार उसे फोर्स करता है तो उसके बाद वह एक टी स्टॉल के बारे में बता देती है कि वहां पर बैठकर हम बातें करेंगे और वहीं पर हम लोग मिल सकते हैं। तो इसके बाद राजू सेठ मान जाता है और उसके दिए गए टाइम पर वहां पर पहुंच जाता है अच्छी तरह से तैयार होकर। और यहाँ पर जो निहारिका होती है वह भी बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होकर आई थी और जैसे राजू सेठ निहारिका को देखता है तो एकदम से देखता ही रह जाता है और उसकी खूबसूरती के पीछे पूरी तरह से पागल हो जाता है। अब जैसे निहारिका वहां पर आती है तो राजू सेठ हंस हंसकर उससे बातें करने लगता है और अपनी कुर्सी को उठाकर उसके पास में ही रख लेता है और उससे चिपक कर बैठ जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर काफी देर तक वह उससे बात करता है और निहारिका भी उससे हंस हंसकर बातें करती है। वहां पर वह काफी अच्छा समय बिताते हैं और उसके बाद दोनों अपने अपने घर को चले जाते हैं। लेकिन इस बात को जैसे 3 दिन कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद एक दिन अचानक से दिन के 12 बजे निहारिका का फोन राजू सेठ के फोन पर आता है और जैसे ही वो 12 बजे उसके फोन को देखता है तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर उनकी रात के समय बात हुआ करती है, तो आज निहारिका उससे दिन के 12 बजे क्यों फोन कर रही है। उसके बाद वो झट से फोन उठाता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ निहारिका, तुम इस तरह से इस टाइम पर फोन क्यों कर रही हो। लेकिन वहां से जो निहारिका होती है वह उसे कुछ भी नहीं बताती है और फूट फूट कर रोने लगती है। राजू सेठ फोन पर ही उसे चुप कराता है, कहता है कि पहले चुप हो जाओ और ये बताओ कि बात क्या है, कोई भी ऐसी समस्या है तो उसका समाधान हो जाएगा, इस तरह से तुम परेशान मत हो। तो इसके बाद जो निहारिका होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर समस्या का समाधान हो जाएगा तो तुम ऐसा करो, आधे घंटे में मुझसे वहीं मिलो जहां पर हम पहली बार मिले थे और वहां पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद जो राजू सेठ होता है वह अपनी दुकान से सीधा उस जगह के लिए निकल जाता है और नीरज को दुकान पर छोड़कर चला गया था। वह सीधा निहारिका के पास जाता है और वहां पर जाने के बाद निहारिका उसे कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनने के बाद और देखने के बाद राजू सेठ के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि निहारिका को पता है कि राजू सेठ शादीशुदा है और उसने इसे समझा रखा है कि हम दोनों के बारे में कभी भी मेरी पत्नी को पता ना चल जाए वरना मेरा घर उजड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर निहारिका के पास एक ऐसा वीडियो था जिस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये दोनों कपल हैं और एक दूसरे से अच्छी तरह से हंस हंसकर बातें कर रहे हैं। और वह वीडियो जब निहारिका राजू सेठ को दिखाती है तो कहने लगती है कि अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो को एक
अननोन नंबर ने मेरे पास भेजा है और जब मैंने उस पर फोन किया तो उसने कहा कि यह वीडियो मैं तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगा और साथ में उस व्यक्ति के घर वालों को दिखा दूंगा। जब मैंने उससे पूछा कि तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो तो उसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए और तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मैं उसे पैसे कहां से दूंगी। अगर इस सब चीजों के बारे में मेरे घर वालों को पता चल गया तो चारों तरफ मेरी बदनामी हो जाएगी और बहुत ही गलत हो जाएगा। इस बात को सुनने के बाद जो राजू सेठ होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहने लगता है कि कितने पैसों के लिए बोल रहा था। तो यहां पर निहारिका बताती है कि वो 25,000 रुपए के लिए बोल रहा था। तो इसके बाद यहां पर जो राजू सेठ होता है वो फौरन से 25,000 रुपए अपने पास से निकालता है और सीधा निहारिका के हाथ में थमा देता है। कहता है कि ये लो पैसे और उसे दे देना और कहना कि आगे से इन सब चीजों को डिलीट कर दे और कभी भी दोबारा से ऐसा ना करे। इसके बाद निहारिका कहती है कि चलो अच्छा है तुमने पैसे दे दिए तो कम से कम ये टेंशन तो खत्म हो जाएगी। यहां पर जो राजू सेठ होता है उन पैसों को देकर वहां से चला जाता है। निहारिका उन पैसों को लेकर वहां से चली जाती है। उसके बाद कुछ दिनों तक और ये एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन तभी 10 से 15 दिन बाद फिर से निहारिका का फोन इसी तरह से आता है और वो फिर से बताती है कि उसका दोबारा से फोन आया था और वो फिर से इसे घर वालों को दिखाने की बात कर रहा था और वह फिर से पैसे मांग रहा है। अब सेठ दोबारा से पूछता है कि कितने पैसे मांग रहा है तो यहां पर निहारिका बताती है कि फिलहाल वो 50,000 रुपए मांग रहा है। अब सेठ 50,000 रुपए का नाम सुनकर थोड़ा सा सोचता है, लेकिन फिर भी उसे डर था कि कहीं बदनामी ना हो जाए और इसी वजह से वह 50,000 रुपए भी दे देता है। यह खेल तकरीबन 1 महीने तक चलता है और 1 महीने तक उसने काफी सारे पैसे इस सेठ से ऐंठ लिए थे और इसी वजह से सेठ काफी ज्यादा परेशान रहता है, क्योंकि दुकान के जो पैसे हुआ करते हैं उन्हें उठाकर वह उसको दे दिया करता है और इस बात को लेकर वह इतना परेशान हो जाता है कि एक बार तो वह सोचता है कि अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेता हूं और उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि मैं तो यहां पर रहूंगा ही नहीं। अब इसी दौरान नीरज इस बात को भांप लेता है और जब वह पूरी कहानी सुनता है तो एकदम से नीरज पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। यहां पर जो सेठ होता है वह नीरज से पूछने लगता है कि क्या है इस चीज का कोई समाधान तुम्हारे पास। तो इस बात को सुनकर नीरज थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहने लगता है कि सेठ जी हर चीज का समाधान होता है और इस चीज का भी कोई ना कोई समाधान जरूर से होगा, बस थोड़ा सा सोचने की बात है। इसके बाद यहां पर जो नीरज होता है वह थोड़ी देर तक गहन सोच विचार करता है और सेठ से उस वीडियो को दिखाने की बात करता है। अब जैसे सेठ उस वीडियो को उसे दिखाता है और देखने के बाद एक ऐसी बात नोटिस करता है जो आज तक राजू सेठ को दिखाई नहीं दी थी। दरअसल यहां पर इस वीडियो के अंदर जो लड़की होती है निहारिका, वह बार बार राजू सेठ के और करीब आने का कोशिश करती है और दो सारे पॉइंट जिन पॉइंटों से लग रहा था कि ये दोनों प्रेमी जोड़े हैं वो सारे निहारिका ने ही क्रिएट किए थे, जबकि राजू सेठ चुपचाप बैठा हुआ था, वह तो केवल हंस हंसकर बातें कर रहा था। इस बात को देखने के बाद नीरज का दिमाग घूमने लगता है और वह बहुत कुछ अलग तरह से इस बारे में सोचने लगता है। दरअसल यहां पर नीरज क्राइम पेट्रोल काफी ज्यादा देखा करता था और उसे लगने लगता है कि कहीं ये सारा खेल इस लड़की का रचा रचाया तो नहीं है और कहीं यही सेठ से पैसे मांग रही हो। इसके बाद वह सेठ को इस बारे में बताता है, लेकिन सेठ कहने लगता है कि नहीं यार, वो बहुत जोर जोर से रो रही थी और उसकी आंखों के आंसू गवाही दे रहे थे कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। लेकिन नीरज को पूरा विश्वास था कि हो ना हो ये लड़की इसके बीच में है और इसी वजह से वो कहने लगता है कि ठीक है सर, अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं है तो आप ऐसा करना, इससे कह देना कि इस बार उस लड़के को पैसे वो खुद देगा और उसे बुला लेना एक जगह और वह अपने हाथों से उसे पैसा देना चाहता है। इसके बाद जब इस बार वह निहारिका राजू से पैसों की डिमांड करती है और 1 लाख रुपयों की डिमांड उसने की थी, तो यहां पर सेठ कह देता है कि ठीक है, उसको एक जगह पर बुला लेना और वहां पर मैं खुद उसे पैसे दे दूंगा और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और मैं सब कुछ देख लूंगा। उसके बाद जो यहां पर निहारिका होती है वो कहती है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं उसको तुम्हारा नंबर दे दूंगी और वो तुम्हारे पास डायरेक्ट फोन कर लेगा। इसके बाद यहां पर जो सेठ होता है वह भी हामी भरता है और सेठ के फोन पे एक अननोन नंबर से फोन आता है और उसके बाद जैसे सेठ उस फोन को उठाता है तो यहां पर दूसरी तरफ से एक व्यक्ति बात कर रहा था और वह कहने लगता है कि हाँ भाई राजू सेठ, तुम्हें मेरे को 1 लाख रुपए देने हैं और तुम्हें पता होगा कि किस लिए पैसे देने हैं। तो यहां पर सेठ कहता है कि हाँ साहब मुझे पता है, बताओ आप पैसे कहां पर लोगे। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि तुम ही बता दो कि कहां पर पैसे देना तुम्हें अच्छा लगेगा। तो यहां पर जो राजू होता है वह कहने लगता है कि तुम ऐसा करो, मार्केट में आ जाना, वहां पर किसी को शक भी नहीं होगा और वहां पर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इसके बाद यहां पर जो व्यक्ति होता है वह इस चीज के लिए मान जाता है, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। और इसके बाद तय किए गए दिन वहां पर पहुंच जाता है मार्केट के अंदर और उसने उसी तरह के कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर मास्क लगा रखा था। इसके बाद जो राजू सेठ होता है वो एक सूटकेस को लेकर उसके पास पहुंच जाता है और जैसे सूटकेस को जमीन पर रखता है तो वह व्यक्ति पकड़कर उस सूटकेस को चलने लगता है। अब जैसे वो 2 कदम चलता है तो उसके बाद फौरन से चारों तरफ से सिविल वर्दी में पुलिस वाले आ जाते हैं और एकदम से उस व्यक्ति को पकड़कर गाड़ी में डालकर वहां से ले जाते हैं। कुछ लोग इस बात को देखकर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर पुलिस वालों ने अपने आई कार्ड दिखा दिए थे और लोग समझ जाते हैं कि पुलिस वाले हैं, तो इसी वजह से वो दूर हट जाते हैं। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उसे सीधा थाने ले जाते हैं और वहीं पर राजू सेठ भी आ गया था। दरअसल ये सारा प्लान नीरज ने उसे बताया था और कहा था कि इसमें
इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जब तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो तुम्हें पुलिस का सहारा लेना चाहिए। अब राजू सेठ वहां पर पहुंच गया था और जब पुलिस वाले सख्ती से उससे पूछताछ करते हैं तो यहां पर जो व्यक्ति होता है वो निहारिका की सारी सच्चाई उसके सामने बयां कर देता है। अब जब निहारिका का पूरा भेद खुल जाता है राजू के सामने तो उसे पता चलता है कि जो नीरज कह रहा था वो बिल्कुल सही था और इस सारे प्लान के पीछे निहारिका ही थी। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो निहारिका को पकड़ कर लाते हैं और जब उसे पूछा जाता है तो यहां पर निहारिका बताती है कि मैं तो हॉस्पिटल में काम किया करती थी, लेकिन जब इन्होंने मुझ पर इंटरेस्ट दिखाया तो उसके बाद मैंने सोचा तो क्यों ना इस अवसर का फायदा उठाया जाए और उसी वजह से मैंने इससे प्यार का नाटक किया। इसके बाद जब निहारिका का बयान पुलिस वालों के सामने आ जाता है तो वह लोग निहारिका को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं, क्योंकि यहां पर राजू सेठ को डर है कि अगर उसके घर वालों को पता चल गया तो बहुत ही गलत हो जाएगा। इसके बाद यहां पर निहारिका को छोड़ दिया जाता है, लेकिन पुलिस वाले राजू सेठ को वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करना है और पूरी सावधानी के साथ रहना है, वरना घर को उजड़ने में देर नहीं लगा करती। इस बात को सुनकर यहां पर जो राजू सेठ होता है वह हमेशा हिलाता है और उसके बाद वहां से सीधा नीरज के पास जाता है और उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। कहता है कि दोस्त, अगर तुम्हें जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर से बता देना, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं आज एक ऐसी समस्या से बाहर निकल चुका हूं जिस समस्या से मैं काफी दिनों से जूझ रहा था और मैंने तो बहुत कुछ इसके बारे में सोच लिया था। उसके बाद यहां पर नीरज कहता है कि कोई बात नहीं सेठ, आप हंसते खिलखिलाते रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है और ऐसे अपने जीवन को व्यतीत करो। यहां पर इसके बाद जो राजू सेठ होता है वो नीरज का बहुत ज्यादा एहसान माना करता है और उसके लिए हमेशा तैयार रहा करता है। कभी भी उसके बच्चे बीमार हो या उसकी पत्नी बीमार हो तो उसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर उन्हें दिखाने के लिए हॉस्पिटल ले जाया करता है और निहारिका इसके बाद कभी भी राजू सेठ से कांटेक्ट नहीं करती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।